आज हम फिर से लेकर के आ गए क्लास 11th की एक और बेहतरीन चैप्टर को, चैप्टर नंबर 3, जिससे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में आएंगे आप उसे आसानी से बना सकें। तो चलिए एक और बेहतरीन चैप्टर को शुरू। चैप्टर नंबर 3, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? औसतन पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की सोने की खानों की गहराई कितनी है? आंसर 3 से 4 किलोमीटर। आज तक की सबसे गहरी प्रवेदन कितना किमी तक की गई है तथा किस क्षेत्र में? आर्कटिक महासागर में कोल क्षेत्र में 12 किलोमीटर तक गहरा की गई है। पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के लिए उल्काओं का अध्ययन एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। गुरुत्वाकर्षण बल का मान ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है? पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर कम होता है। तापमान बढ़ने पर पदार्थ के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। पृथ्वी की जानकारी के लिए कुछ अप्रत्यक्ष साधनों के नाम लिखिए। गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र व भूकंप संबंधित क्रियाएं जो पृथ्वी की जानकारी के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण साधन है। गुरुत्वीय विसंगति, अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण की भिन्नता अनेक अन्य कारकों से भी प्रभावित होता है। इन भिन्नता को गुरुत्वीय विसंगति कहा जाता है। गुरुत्वीय विसंगति हमें भूपर्पट्टी में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की जानकारी देता है। नेक्स्ट, भूकंप। साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन या यह एक प्राकृतिक घटना है। क्वेश्चन, भूकंप का उद्गम केंद्र किसे कहते हैं? वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है भूकंप का उद्गम क्षेत्र कहलाता है। अधिकेंद्र, भूतल का वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री के कोण पर होता है। स्थलमंडल की गहराई कितनी है? आंसर 200 किलोमीटर। पहला, भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होता है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होते हुए सभी दिशाओं में फैल जाती है, इसलिए इसे भूकंपीय तरंगे कहते हैं। मुख्यतः भूगर्भीय तरंगे दो प्रकार के होते हैं। पहला पी तरंगे, दूसरा एस तरंगे। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं और धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगे हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में गमन करती हैं। दूसरा एस तरंगे। एस तरंगे धरातल पर थोड़े समय बाद पहुंचती है। यह थोड़े समय बाद पहुंचती है तथा ये तरंग केवल ठोस में गमन करती है। नंबर 2, धरातलीय तरंगे। भूगर्भिक तरंगे एवं धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन क्रिया के कारण नई तरंगे उत्पन्न होते हैं, जिन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है। ये तरंगे ज्यादा विनाशकारी हैं, जिससे सेल विस्थापित होते हैं और इमारतें गिर जाती हैं। नेक्स्ट, पदार्थ के घनत्व में भिन्नता होने के कारण परावर्तन एवं अपवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट जाती हैं, जबकि अपवर्तन से तरंगे कई दिशाओं में चली जाती हैं। नेक्स्ट, भूकंप छाया क्षेत्र। कुछ स्थानों पर कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती। ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भूकंपीय छाया क्षेत्र है जहां कोई भी भूकंपीय तरंगे अभिलेखित नहीं होती? 105 डिग्री से लेकर के 145 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है उसमें भूकंपीय
तरंगे अभिलेखित नहीं की जा सकती हैं। क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रिक्टर स्केल। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोपों को लिखिए। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न हैं। नंबर 1, भूमि का हिलना। नंबर 2, धरातलीय विसंगति। नंबर 3, भूस्खलन। नंबर 4, मृदा द्वरण। नंबर 5, धरातल का एक तरफ झुकना। नंबर 6, हिमस्खलन। नंबर 7, धरातलीय विस्थापन। नंबर 8, आग लगना। नंबर 9, सुनामी। और नंबर 10, वस्तुओं का गिरना। क्वेश्चन, ठोस पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? परपट्टी। यह बहुत भंगुर होता है। क्वेश्चन, महासागरों के नीचे भूपरपट्टी की मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर। क्वेश्चन, महाद्वीपों के नीचे भूपरपट्टी की मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर। क्वेश्चन, हिमालय पर्वत के नीचे भूपरपट्टी की ऊंचाई कितनी है? 70 किलोमीटर। नेक्स्ट, मेंटल। भूगर्भ में परपट्टी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोह असंतत्य से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। दुर्बलता मंडल। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहलाता है। स्थेनो शब्द का क्या अर्थ है तथा यह कितना किमी तक पाया जाता है? स्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता है तथा यह 400 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। नेक्स्ट, स्थलमंडल। भूपरपट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल कहलाता है। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। मेंटल और क्रोड़ की गहराई कितनी किलोमीटर पर पाई जाती है? 29 किलोमीटर की गहराई पर। बाह्य क्रोड़ तरल अवस्था में जबकि आंतरिक क्रोड़ ठोस अवस्था में। निफे परत। क्रोड़ भारी पदार्थों मुख्यतः निकेल व लोहे का बना है, इसे निफे परत कहा जाता है। ज्वालामुखी। ज्वालामुखी वह स्थान है जहां से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थों लावा पृथ्वी के धरातल पर तक पहुंचता है। नेक्स्ट, सक्रिय ज्वालामुखी। यदि गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। क्वेश्चन, तरल चट्टानी पदार्थ किस मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचते हैं? दुर्बलता मंडल। मैग्मा। तरल चट्टानी पदार्थ जब तक मेंटल के ऊपरी भाग में है यह मैग्मा कहलाता है। लावा। जब तरल चट्टानी पदार्थ भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावा प्रवाह के समय लावा में कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं? लावा प्रवाह के समय मुख्यतः ज्वालाखंडाश्मि, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण व गैस जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन व आर्गन शामिल होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सी है? सिल्डर ज्वालामुखी पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे विशाल ज्वालामुखी है। तरल लावा के ठंडा होने से बेसाल्ट का निर्माण होता है। नेक्स्ट, सिल्डर ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी मुख्यतः बेसाल्ट से होता है। कम विस्फोट होना ही इसकी विशेषता है।
इस ज्वालामुखी में लावा फव्वारे के रूप में बाहर आता है तथा ये निकास पर शंकु का निर्माण करता है जिसे सिल्डर शंकु कहा जाता है। सिल्डर शंकु का निर्माण सिल्डर ज्वालामुखी के द्वारा होता है। नेक्स्ट, मिश्रित ज्वालामुखी। प्रायः ये ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं जिससे लावा के साथ भारी मात्रा में ज्वालाखंडासन पदार्थ व राख भी धरातल पर पहुंचती है। ये पदार्थ निकास के स्थान पर जमा होकर मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। ज्वालामुखी कुंड, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। विस्फोट के दौरान ये ज्वालामुखी अंदर धंस कर विध्वंस गर्त का निर्माण करते हैं। इन्हीं विध्वंस गर्त को ज्वालामुखी कुंड कहा जाता है। नेक्स्ट, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं ये जो कुछ दूर तक बह निकलता है। कुछ बेसाल्ट प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे होते हैं। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों से होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 70,000 किमी से अधिक लंबे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उससे ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावा के ठंडा होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैल का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? मुख्यतः 2 वर्गों में किया गया है, ज्वालामुखी शैल, दूसरा पतालीय शैल। जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है तो ज्वालामुखी शैल का निर्माण करता है। दूसरा पतालीय शैल। जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर जमा हो जाता है तो पतालीय शैल का निर्माण करता है। अंतर्वैधीय आकृतियां। जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो कई आकृतियां बनाती है। ये आकृतियां अंतर्वैधीय आकृतियां कहलाती हैं। नेक्स्ट, बैथोलिथ। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपटपट्टी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह एक गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। ये ग्रेनाइट के बने पिंड हैं जिन्हें बैथोलिथ कहा जाता है। नेक्स्ट, लेपोलिथ। ऊपर उठते लावे का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्तरी के आकार में जम जाए तो लेपोलिथ कहलाता है। सिल्ट या सीट। अंतर्वैधीय आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या सीट कहलाता है। डाइक। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है तब यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाता है तो यह दीवार की तरह संरचना बनाता है। इस संरचना को डाइक कहते हैं। तो ये रहा क्लास 11th ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट नोट्स। मैंने क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर को पहले ही बना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जा करके लिखें नेक्स्ट चैप्टर।